Hi guys, my name is Lokesh Kumar Dixit. Welcome to my channel Exam Tech Easy. लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से मानव की उत्पत्ति हुई और समय को किस तरह से कालों में बांटा गया, जैसे महाकल्प, युग और कल्प में। अगली वीडियो में यहाँ पे जो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पाषाण काल के बारे में है कि पाषाण काल, पाषाण के बारे में देख लेते हैं। साक्ष्य के आधार पर काल को 3 भागों में बांटा गया है। साक्ष्य के जैसे कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, यानी जब लिखित साक्ष्य नहीं होते, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस समय लिखित और पुरातात्विक दोनों ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो लिखित में है उसकी लिपि को पढ़ना संभव नहीं होता या उसके बारे में हम नहीं जानते। जैसे हड़प्पा लिपि है, हड़प्पा को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं क्योंकि उसकी लिपि, जो हड़प्पा की लिपि, आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। और ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल के अंदर जो इसमें वो समय आता है जब लिखित और पुरातात्विक दोनों ही चीज़ उपलब्ध होती हैं और लिखित जो भाषा या लिपि है उसको हम पढ़ पाते हैं। तो इस तरह से प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल को बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल जो है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो बोला गया 1842 AD। तो प्रागैतिहासिक काल के जनक डॉक्टर प्राइमरोज, जो कि एक अंग्रेज थे, को कहा जाता है। इन्होंने कर्नाटक में रायचूर जिला में लिंग सुगर नामक स्थान पर पहली बार पाषाण उपकरण खोजे गए थे, जैसे पत्थर के छुरे और तीर के फलक। तो प्राइमरोज जो हैं, इनको पहले तो प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। और कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुगर नामक स्थान पर पहली बार पाषाण उपकरणों की खोज की गई, जिसमें क्या थे? छुरे थे और तीर के फलक थे, आगे वाला जो तीर का हिस्सा होता है। फिर 1853 में जॉन इवांस महोदय द्वारा MP में नर्मदा नदी के तट पर टी नर्सिंग पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। इस प्रकार 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कि एक भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने उस समय भारत में जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख भी थे। इनके प्रमुखता के अंतर्गत चेन्नई, मद्रास के पलवरम में एक हाथ की कुल्हाड़ी उपकरण प्राप्त किया गया। तो चेन्नई पलवरम में हाथ की कुल्हाड़ी हैंड एक्स प्राप्त की गई थी। फिर 1884 में जो विलियम किंग द्वारा अतिरमपक्कम में भी एक हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की गई। 1935 में डी टेरा व पैटरसन के नेतृत्व में हेल कैम्ब्रिज अभियान द्वारा शिवालिक पहाड़ी में पोतवार के पठार में पाषाण उपकरण की खोज की गई। तो पोतवार का पठार जो है पाकिस्तान में पाया जाता है। डी टेरा पैटरसन के नेतृत्व में जो था, इन्होंने वहाँ पर खोज की थी। 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि पाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले और किसने खोजे। अब हम देखते हैं कि पाषाण काल के बारे में जो हमें जानने वाला मेन इसमें है वो है कि जैसे इसमें दिया गया है कि पाषाण काल का जो समय होता है उसका वो 5 लाख से लेकर 6000 वर्ष तक के समय को हम पाषाण काल के अंदर रखते हैं। तो उस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल जो है वो 5000 से लेकर 10000, मध्य पाषाण काल 10000 से लेकर 8000 और नव पाषाण काल जो है 8000 से 6000 के बीच के समय को कहा जाता है। फिर आगे पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है इसको 5 लाख से लेकर 50,000 के बीच के समय को कहा जाता है। और मध्य पूरा पाषाण काल जो है 50,000 से 40,000 के समय को कहा जाता है। और उच्च पूरा पाषाण को 40 से लेकर 10,000 के बीच के समय को कहा जाता है। फिर अब इनको हम देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण की कुछ खासियत देख लेते हैं कि क्या हुआ था। तो
निम्न पुरा पाषाण जो है वो जैसे हमने देखा कि 5 लाख से लेकर 10,000 के बीच के समय को कहा जाता है और इसको कोर संस्कृति भी कहा जाता है। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल है उसको 50,000 से 40,000 कहा जाता है, इसको फलक संस्कृति कहा जाता है। और उच्च पुरा जो पाषाण काल है जो वो 40,000 से लेकर 10,000 के समय के बीच होता है, इसको ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। जैसे निम्न पुरा पाषाण के अंदर जो यहाँ पर कुछ उपकरण मिले जैसे चॉपर, चापिंग, बिदारणी, ये तरह से मध्य पुरा पाषाण काल में खुरसनी, तक्षणी, इनके चित्र भी दिखाए गए हैं कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। और ब्लेड संस्कृति के अंदर खुरसनी, वेदनी, तक्षणी, तो क्योंकि इस समय ब्लेड जो एक खास चीज़ थी इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति कहा गया। और मध्य पुरा पाषाण में फलक के ज़्यादा उपकरण थे इसको फलक संस्कृति कहा गया। और कोर जो थे कोर वाले ज़्यादा उपकरण थे इनको कोर संस्कृति कहा गया। इस तरह से अब जैसे कि इसमें अब निम्न पुरा पाषाण काल देखते हैं, बोला है इसको 2 संस्कृतियों में बांटा गया है। उत्तर पुरा पाषाण काल उत्तर भारत में चॉपिंग संस्कृति और दक्षिण भारत में एक्स संस्कृति। और फिर इसमें आगे हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो एक नाम है यहाँ पर चौतरा नामक स्थान है, वहाँ पर चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स दोनों संस्कृति के औजार पाए गए हैं, इसीलिए इसको दोनों संस्कृतियों का मिलन स्थल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चौथा नामक स्थल को। और जो निम्न पुरा पाषाण के जो उपकरण थे वो क्वार्ट के बने थे, क्वार्टजाइट के उपकरण जो क्वार्टजाइट के बने हुए थे। अब हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं मध्य पुरा पाषाण के बारे में। तो हमने देखा इसमें कि पहले तो ये फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो उपकरणों का उपयोग जो जिससे औजार बनते हैं उसमें क्वार्टजाइट था, जिस्पर था, फ्लिंट था, चर्ट था। और हमने पीछे देखा था निम्न पुरा पाषाण काल में उसमें सिर्फ क्वार्टजाइट के ही औजार बने थे। फिर जो कुछ स्थल हैं जहाँ पर मध्य पुरा पाषाण काल में के उपकरण पाए गए हैं उसमें जो नाम है नेवासा हो गया। नेवासा जो है प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चिरकी, हथनौरा, यहाँ पर मानव मध्य पुरा पाषाण काल के मानव के कुछ तत्व मिले हुए हैं। उसके बाद हम उच्च पुरा पाषाण काल में आते हैं, इसको ब्लेड संस्कृति कहा जाता है। इसमें खुरसनी, वेदनी, तक्षणी, ब्लेड इस प्रकार के कुछ औजार मिलते हैं। और इस प्रकार हम आगे देखते हैं इस काल की खास ये बात ये थी कि इस समय आज का जो विकसित मानव है होमो सैपियन का उदय इसी समय हुआ था और हिमयुग का समाप्ति भी इसी समय हुई थी। जो आजकल का आधुनिक मानव हमको साइंस की विज्ञान की भाषा में होमो सैपियन कहा जाता है। और होमो सैपियन की जो शुरुआत मानी जाती है वो उच्च पुरा पाषाण काल में मानी जाती है और इसी समय हिमयुग का अंत भी हो गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो खास है कि इस काल में चित्रकारी के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे भीमबेटका जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर 1 से 2 मीटर के जितने बड़े चित्र पाए गए हैं और जो हरे और गहरे रंग के बनाए गए थे। भीमबेटका जो है कहाँ पड़ता है? एमपी के रायसेन जिले में पड़ता है और इसकी खोज जो थी वाकाड़कर महोदय ने की थी। किसने की थी? वाकाड़कर महोदय ने की थी। फिर आगे हम निम्न पुरा पाषाण काल में देखते हैं। इसमें जो रह गया था थोड़ा, इसमें कुछ स्थल पाए गए हैं जहाँ पर निम्न पुरा पाषाण के जो उपकरण मिले हैं। कुछ कश्मीर में पोतवार का पठार, लिद्दर नदी घाटी के तट पर एक गांव है, उसका नाम है पहलगांव। पहलगांव है और हाँ पहलगांव है। फिर राजस्थान में मरुभूमि डिंडवाना, महाराष्ट्र में नेवासा, यूपी में वेलन घाटी, इलाहाबाद, एमपी में भीमबेटका, टी नरसिंहपुर। तो ये कुछ स्थल हैं जहाँ पर निम्न पुरा पाषाण समय के औजार मिले हैं। जो निम्न पुरा पाषाण का जो मानव था वो उसे कृषि का ज्ञान नहीं था। वह शिकारी, खाद्य संग्राहक था। आग का ज्ञान है
परंतु उसका उपयोग करना नहीं आता था। तो हमने देखा कि मानव इस समय जो था वो अभी भी शिकारी ही था, कृषि करनी उसको आती नहीं थी। आग जानता था लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। और चॉपिंग संस्कृति की खोज जो थी 1935 में डी टेरा पेटरसन ने की थी और 1928 में डी एन वार्डिया ने की थी। तो ये कुछ नाम याद रखने हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर रॉबर्ट ब्रूस व विलियम किंग ने क्रमशः पलवरम में और पक्कम में हैंडेक्स संस्कृति की खोज भी की थी। और जो अपना मध्य पुरा पाषाण काल था, इसकी खोज एच.डी. सांकलिया ने की थी। इस प्रकार हमारा जो निम्न पुरा पाषाण काल था, जिसको 3 भागों में बांटा गया था, वो खत्म हो गया। अब मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल है, इसका समय हमने देखा था 10,000 से लेके 8,000 BC के बीच में है। जो निम्न पुरा पाषाण काल था, उसका हमारा समय था 5 लाख से लेके 10,000 का था। उसको भी हमने 3 भागों में बांटा था। जैसे कि हमने देखा था कि जो निम्न पुरा पाषाण काल था तो वो 5 लाख से 50,000 था, और मध्य पुरा पाषाण काल था वो 50,000 से 40,000 था, और उच्च पुरा पाषाण काल जो था वो 40,000 से 10,000 था। तो मध्य पाषाण काल जो है ये 10,000 से 8,000 BC के बीच में है। अब मध्य पाषाण काल का जनक जो है C.L. कार्लाइल को कहा जाता है, और C.L. कार्लाइल को माना जाता है। और इसके जो मध्य पाषाण काल के उपकरण जो मिले हैं वो विंध्य पर्वत क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर साइज के पाए गए हैं। इसलिए इसको माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक काल की इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो औजार थे, उपकरण थे, वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी अच्छे थे। तो हम कुछ यहाँ पे जो मैप दिया है, इस मैप को देख लेते हैं। इस मैप में कुछ ऐसे स्थान दिए गए हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, और ये जो स्थान दिए गए हैं ये मध्य पाषाण काल से हैं। जैसे इसमें हम देखें तो इसमें यूपी में प्रतापगढ़ में 3 स्थल हैं, सराय नहर, महदहा और दमदमा। उसके बाद राजस्थान में बागौर और सांभर, गुजरात में लंगनाज, MP में आदमगढ़, और विंध्य पर्वत में मिर्ज़ापुर, लेखैया, मोहराना पहाड़, बगली खोर, और फिर आपका यहाँ पे कर्नाटका में जलालूहल्ली। तो कुछ ऐसे मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं जो कि भारत में पाए गए हैं। अब इनके बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं जो जानने लायक। जैसे सराय नहर था, जो कि हमने देखा था प्रतापगढ़ जिले में था। तो यहाँ पे बोला गया है कि मध्य पाषाण काल के 37 नरकंकाल मिले हैं जो छत विगत अवस्था में थे। यानी छत विगत अवस्था का अर्थ है कि वो इधर उधर पड़े हुए थे। तो कंकाल, इसका अर्थ ये है कि या तो सामूहिक नरसंहार हुआ था, या फिर जो था कोई बाहर से आक्रमण हुआ था। एक साथ 4 मानव कंकाल एक ही कब्र में पाए गए हैं। इससे सामूहिक अंतिम संस्कार का बोध होता है। एक साथ एक कब्र में डाल दिया गया तो हो सकता है कुछ सामूहिक अंतिम संस्कार का कोई उनकी प्रथा हो उस समय। और फिर स्तंभ गर्त पाए गए हैं। स्तंभ गर्त, आर्त गर्त चूल्हे, सामूहिक रूप से निवास करने के साक्ष्य, ये कुछ पाए गए हैं। स्तंभ गर्त का मतलब है कि जब वहाँ पे कोई कहीं स्तंभ होता है तो गोल गोल गड्ढा सा बन जाता है। जहाँ चूल्हे होता है तो चूल्हे के निशान बन जाते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। महदहा है ये प्रतापनगर जिले में है, और यहाँ की खास बात यह थी कि हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, आभूषण पाए गए हैं, और मृग छल्ले पाए गए हैं, मृग से बने छल्ले। और यहाँ पर युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। युगल समाधान का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो समाधान था वो एक साथ, स्त्री पुरुष का एक साथ किया जाता था। और यहाँ पर जो शव था उसका सिर जो होता था वो होता था पश्चिम की ओर, और पूर्व की ओर उसके पैर होते थे। तो ये कुछ उनकी शायद प्रथा हो, जो भी हो। यहाँ पे भी स्तंभ गर्त पाए गए हैं, गर्त चूल्हे पाए गए हैं। फिर सराय नहर और महदहा, तो बोला गया है जो प्रतापगढ़ में जो सराय नहर और महदहा हैं, दोनों सबसे प्राचीनतम स्थल हैं। मध्य पाषाण का सराय नहर महदहा से ज़्यादा प्राचीनतम, यानी दोनों ही प्राचीनतम स्थल हैं, लेकिन इन दोनों में सराय नहर ज़्यादा प्राचीनतम माना जाता है। तो जैसे दमदमा है, अब दमदमा जो है इसके बारे में लेते हैं। तो दमदमा में भी 41 नरकंकाल पिए हैं, और दमदमा जो हमारा प्रतापगढ़ के इलाहाबाद जिले में ही था।
तो दमदमा के बारे में क्या खास है कि दमदमा जो है यहाँ पर 40 नर कंकाल मिले हैं। हाँ, 41 नर कंकाल मिले हैं और एक कब्र में ही 3 कंकाल एक साथ मिले हैं। 5 कब्र युगल समाधान मिले हैं और 35 एकल समाधान मिले हैं। यहाँ पे भी एक तरह से जो ये शायद सती प्रथा के बारे में मालूम पड़ता है, क्योंकि एक साथ समाधान स्त्री पुरुष का मतलब हो सकता है कि वहाँ भी कुछ सती प्रथा रही हो। फिर लेखैया जो है विंध्य पर्वत क्षेत्र में है। तो मैदाहा लेखैया यहाँ की खास बात है, हावी 17 नर कंकाल मिले हैं। यहाँ पर सिर जो था पूर्व दिशा में था, पैर पश्चिम दिशा में थे, जबकि पीछे हमने देखा था इसमें मैदाहा में, इसमें सिर पश्चिम में था, पैर पूर्व में थे। और लेखैया में क्या है, सिर पूर्व में है, पैर पश्चिम में है। तो पता नहीं है कोई भी जो क्या कि ये रैंडमली ऐसा कुछ था या कुछ प्रथा थी, ये नहीं पता, लेकिन ऐसा वहाँ पे था। बागोर जो बागोर है आपका, ये बागोर यहाँ पे पड़ता है राजस्थान राज्य में, और सांभा भी राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो बागोर की क्या खास बात है, ये हम देख लेते हैं बागोर के बारे में। कि जो बागोर है यहाँ पर हड्डी के उपकरण, ये मैदाह है बागोर आपका। तो जो बागोर है ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिले हैं। यानी सबसे, अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो सबसे पुराने पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इसका उत्तर होगा बागोर से मिलते हैं। बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। और इस तरह से बागोर जो है और आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ ये एमपी में पड़ता है, तो इन दोनों ही जगहों से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। फिर इसके बाद सांभर आता है, सांभर भी राजस्थान में है। यहाँ पर इसकी खास बात है कि यहाँ पर प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कि पीसीएस, यूपीएससी या यूजीसी नेट में कहीं से भी छोटे छोटे पूछ देते हैं। वे लगता नहीं देखकर कि शायद ये पूछे जाते होंगे, लेकिन बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूछ देते हैं, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, उसमें पूछ देते हैं कि बागोर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, या फिर कौन सा मध्य पाषाण काल का ऐसा स्थल है जहाँ पर सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, या मध्य पाषाण काल के अंदर सबसे पुराने साक्ष्य वनस्पति साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो सांभर में। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लंगनाज आता है, लंगनाज गुजरात में पड़ता है और इसमें 14 नरकंकाल पाए गए हैं, 18 गर्भ चूल्हे पाए गए हैं और सूक्ष्म उपकरण पाए गए हैं लंगनाज के अंदर। तो इस तरह से हमने कुछ मध्य पाषाण काल के कुछ विशेष स्थलों के बारे में देख लिया। अब हम पढ़ते हैं नव पाषाण काल की ओर। तो नव पाषाण काल है, इसका समय 8000 से 6000 ईसा पूर्व बताया गया है। जैसे हमने दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने पीछे देखा कि जो पूरा पाषाण काल था वो 5 लाख से 50,000 था, 5 लाख से 10,000 था, और इसको भी 3 भाग में बांटा गया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मध्य पाषाण काल था जो वो 10,000 से लेके 8,000 था, और जो नव पाषाण काल है वो 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व है। तो इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। नव पाषाण को न्योलिथिक एज भी कहा जाता है, और नव पाषाण शब्द के जनक जो हैं सर जॉन लुब्बाक को माना जाता है। इन्होंने अपने प्रीहिस्ट्रिक टाइम मैगजीन में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। फिर नव पाषाण को क्रांति का काल किसने कहा, तो इसका आंसर है गार्डन चाइल्ड ने जो था नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा था। फिर नव पाषाण काल के जो उपकरण थे किसने खोजे, तो उत्तर भारत में तो ली मेंसुर ने खोजे थे, और दक्षिण भारत में नेवेलियन फ्रेजर ने खोजे थे। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप पूछ देते हैं, बताओ नव पाषाण के उपकरण को उत्तर भारत में सबसे पहले किसने खोजा, तो इसका आंसर होगा ली मेंसुर ने। और पूछ दिया जाए दक्षिण भारत में किसने खोजा, तो नेवेलियन फ्रेजर होगा आंसर। अब थोड़ा नव पाषाण काल वाले में और देख लेते हैं। नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है इसमें क्योंकि बहुत सारे नए नए परिवर्तन हुए थे। तो इसमें क्या परिवर्तन हुए थे, तो इसमें एक कृषि की शुरुआत, स्थायी आवास, गांव का विकास, घरों का विकास, कच्ची ईंटों का
प्रयोग किया गया था, आयताकार घर थे। इसको नवपाषाण क्रांति का काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इतने चेंजेस आए थे, इसलिए इसको क्रांति का काल गार्डन चाइल्ड ने कहा था। तो इस समय जैसे हमने देखा कृषि की शुरुआत हो गई थी, स्थायी रूप से लोग रहना शुरू हो गए थे, गांव विकसित होने लग गए। जब स्थायी रूप से लोग रहते हैं तो गांव बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर गांव है तो घर बनाने पड़ेंगे। तो पहले शायद घास फूस के घर होते होंगे, बाद में उन्होंने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया ताकि घर जो है ज़्यादा स्थायी रह सकें। और घर का जो आकार होता था वो आयताकार होता था। उसका जो मृदभांड थे, मृदभांड के बारे में इस समय मृदभांडों का विकास हुआ, यानी मृदभांड जो बर्तन थे तो ऐसे ही पहले बना लिए जाते होंगे, इस तरह थोड़े विकसित रूप में बनाए गए। पशुपालन होना शुरू हो गया था। पॉलिशदार बर्तन मतलब बनाए गए। फिर चकमक उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। हड्डी के उपकरण भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाए गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ थी, कुछ ऐसे चेंजेस थे जिनके कारण नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहते हैं। अब नवपाषाण काल के कुछ स्थल हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बुरज़होम, गोफर कराल, और उसके बाद पाकिस्तान में मेहरगढ़। फिर इस अपना जो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में 3 स्थल पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे इलाहाबाद में जो है यहाँ पर, हाँ, इलाहाबाद में जैसे कोल्डीवा है, चौपानी मांडो है, महागरा है, तो ये इलाहाबाद में पाए जाते हैं। इस प्रकार बिहार में एक स्थल है नवपाषाण का, उसको चिरांद कहा जाता है। इसके बाद असम में एक है, असम में है, उसमें दौजली हार्डिव है, वो असम में पाया जाता है एक स्थल। और उसके बाद जो इसमें आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पुतनूर, पिकलीहल, कोडेकल पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में जो है पांडुर रजाब बीवी, ये स्थल पाया जाता है। और तमिलनाडु में पोयमपल्ली, और कर्नाटका में मास्की, ब्रह्मगिरी, सक्कनकल्लू, हल्लूर, टिकलीहल, टिक्कनकोटा एंड कोडिकल। कुछ ये स्थल हैं जो नवपाषाण से संबंधित है और इनके बारे में कुछ खास बातें भी हैं। तो बुरज़होम जो है, बुरज़होम का अर्थ होता है जन्म स्थान। और बुरज़होम जो क्योंकि जम्मू कश्मीर पाया जाता है, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के कई साक्ष्य मिलते हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कई प्रश्नों में कि कहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका अंदर बुरज़होम है। गुफर कराल है, इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। क्या अर्थ होता है? कुम्हार की गुफा होता है। यहाँ पर गर्तावास मिले हैं, इसमें घर होते थे और ताकि गर्मी भी मिलती रहे। गर्तावास मतलब एक गड्ढा होता था जिसके अंदर घर बनाया जाता था, और गड्ढे में घर इसलिए बनाया जाता था क्योंकि जैसे कि हमें पता है जम्मू कश्मीर में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो नीचे से कुछ गर्मी मिलती रहती थी जिससे उनकी ठंड से सुरक्षा रहती थी, इसलिए वे गर्तों में रहते थे, ऊपर से कुछ ढककर जैसे भी हो। फिर यहाँ पर जो गुफा कराल में हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अब हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिलने का कारण है कि ये लोग मांसाहारी थे, या क्योंकि वैसे भी जम्मू कश्मीर में बर्फ़ रहती है तो ज़्यादा खेतीबाड़ी नहीं हो पाती होगी, तो ज़्यादातर इनका जो अपना जीविका जो चलती होगी वो पशुओं के द्वारा चलती होगी, शिकार करके या उनका जैसे भेड़ पाल कर जिसका भी चलाते हों। फिर मेहरगढ़ के में आते हैं। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है और ये सबसे प्राचीनतम बस्ती है। ये नवपाषाण काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती मानी जाती है। ये सबसे प्राचीनतम मतलब ये नहीं कि ये पूरा पाषाण और मध्य पूरा पाषाण की बात हो, यहाँ सिर्फ बात हो रही है नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में पूछा जाए तो मेहरगढ़ जो है सबसे प्राचीन बस्ती है। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलते हैं, जैसे यहाँ पर अंगूर, गेहूँ, जौ, कपास और खजूर, इनके साक्ष्य मिलते हैं। अब गेहूँ की भी यहाँ पर 3 किस्में पाई गई हैं, जौ की 2 किस्में पाई गई हैं। और मेहरगढ़ से भैंस पालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब जैसे पीछे हमने देखा था, पीछे वहाँ पर मध्य पाषाण काल की बात हो रही थी, तो मध्य पाषाण काल में हम देखा था कि बागोर और आदमगढ़ में पशुपालन का पता लग रहा था, लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ मेहरगढ़ में सबसे पहले बस भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ जो है इसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता था। मतलब यहाँ पर अच्छी मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था, जिससे कि उनके आसपास के जो क्षेत्र थे उनका
उनका गुजारा इससे ही होता था, तो इसीलिए इसको रोटी की टोकरी की भी संज्ञा दी गई है। अब कोल्डीवा के बारे में आ जाते हैं। तो जो कोल्डीवा जो है, ये हमने देखा इलाहाबाद ज़िले में पड़ता है और यहाँ धान की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि धान के नव पाषाण काल में धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो कोल्डीवा है। फिर चौपानी मांडो आता है इलाहाबाद में, तो यहाँ पे मृदभांड के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर झोपड़ी, यहाँ पे झोपड़ियाँ जो थीं वो मधुमक्खी के आकार की थीं। यहाँ पर साझे चूल्हे के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद महगरा में जाते हैं। महगरा में यहाँ प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं, यानी गौशाला के साक्ष्य सबसे प्राचीनतम कहाँ मिलते हैं, तो ये महगरा में आंसर है। धान और जौ, ऊपर सिर्फ जो धान था और धान और जौ दोनों के साक्ष्य सबसे पुराने कहाँ मिलते हैं, महगरा में मिलते हैं। ठीक है, तो ये महगरा कहाँ पे है, ये महगरा भी इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद में 3 स्थल हैं, कोल्डीवा, चौपानी मांडो और महगरा। कोल्डीपा में धान का और चौपानी मांडो में जो है तुम्हारे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं मृदभांड के, झोपड़ी जो मधुमक्खी के आकार की है। महगरा में जो है प्राचीनतम साक्ष्य गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं और धान और जौ के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ की जो झोपड़ियाँ हैं जो महगरा की, वो गोलाकार हैं। याद रखना, चौपानी मांडो में जो हैं वो झोपड़ी मधुमक्खी के आकार की हैं और ये जो है गोलाकार झोपड़ी हैं। अब चिरान जो है बिहार में पड़ता है। यहाँ पर सबसे अधिक हड्डी के उपकरण मिले हैं और सबसे ज़्यादा हड्डी के उपकरण में यहाँ पर हिरण के मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग भी ज़्यादातर अपनी जीविका के लिए जो है शिकार पर आश्रित थे। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो था पाषाण काल, ये ख़त्म हो गया। अब मैं छोटी छोटी वीडियो में इसलिए कवर करता हूँ जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर करने के लिए है, और यही क्वेश्चन है इनका समय क्या था, कौन कौन से उपकरण पाए गए, कहाँ पाए गए, किसने खोजा, तो यही मेन क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो आप अगर एक एक चीज़ में जाएंगे तो शायद इसके लिए बहुत समय होगा, और मैंने जितना इसमें नोट्स में बताया है इतना काफ़ी आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये आपके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम और आसान से आसान एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। एक बार इनको यूज़ करके देखिए, पढ़िए, और मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत काम आएंगे। धन्यवाद। आप